हेलो फ्रेंड्स। आज यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। सो एज़ यू कैन सी 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ओके। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कैंडिडेट्स हैव टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ओके। तो यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एज जो है वो आपको एंश्योर करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह से आगे यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आपको ये जो वेबसाइट आपको लिंक दे रखा है, इस लिंक के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा https://upsconline.nic.in पर। ओके। देन 2.1 पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। ओके। सो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा, ये जितने भी यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं इनमें से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं अप्लाई करने के लिए। देन द फैसिलिटी 2.2 पॉइंट है, द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू अपीयर फॉर prelims examination. Okay. In this regard instruction are mentioned in appendix second B। तो इसको देखते हैं। तो वैसे आपको आपका जो एप्लीकेशन जो है उसको आप विड्रॉ यूजुअली आप नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट इतना ज़्यादा रिलेवेंट हमारे लिए नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट डेट इज़ 24 मार्च। इसको आप इवनिंग में 6 PM तक आप फिल कर सकते हैं। ओके। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दें। आज 4 मार्च है, तो ट्राई करिए। अगर आप अपने मनपसंद का सेंटर चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर देना चाहिए। ओके। देन द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड। ओके, 3 weeks बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो आपको पता है 27 जून को ये एग्ज़ाम होगा, तो इससे 3 weeks पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। सो आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। So in case of any guidance, information clarification regarding their application, candidature, etc., candidates can contact UPSC। या आपको हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपको वर्किंग डेज में मतलब मंडे टू फ्राइडे 10 to 17 hour या फिर 5 PM, इस टाइम पर आप इनको कॉल करके अपनी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। देन मोबाइल फ़ोन्स आपके बैन रहेंगे, ये कुछ कॉमन पॉइंट हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। ये सर्विसेज हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब मेन पॉइंट को हम शॉर्ट में देखते जाते हैं फटाफट। तो आ, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ओके, 116 पेजेस का नोटिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम समराइज वे में पढ़ेंगे। ओके। अब यहाँ पर ये सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए आपके लिए सूटेबल सेंटर, आपके सबसे नज़दीक जो भी सेंटर हो आप उसको फिल कर दीजिए। ओके। देन सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ामिनेशन। ओके, तो ये आपका प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने के बाद में ही आएगा, तो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। देन इसके आगे बढ़े तो प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ओके। सो प्रीलिम्स आपका पता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है। एंड उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा अगर आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे तो। देन सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटर्न एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट नोटेड अबाव। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपको पहली बात, यूजुअली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे डेफिनेटली, या फिर अगर आप नेपाल के सिटीज़न हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान है ना, या फिर टिबेटन रेफ्यूजी है, तो ये यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं आई थिंक वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे। देन एज लिमिट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है कि मिनिमम आपको 21 ईयर का एज अटेंड करना है ऑन 1 August 2021 को। ओके।
एंड आपको 32 का एज आपका नहीं होना चाहिए। कब? 1 अगस्त 2021 को। ओके, मीन्स अगर हम डेट ऑफ बर्थ से बात करें तो अ पर्सन मस्ट नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1989। ठीक है, अगर आप 2 अगस्त 1989 को या उससे पहले अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आपका एज 32 हो चुका है 1 अगस्त 2021 को, और आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000, मतलब अगर आप 21 के भी हो गए हैं तो भी आप 21 से कम है तो भी आपको नहीं भर सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट डेट ऑफ बर्थ से भी और आपको 1 अगस्त 2021 के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर बता रखा है। इससे आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात की गई है। तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। ठीक है, ये रिलैक्सेबल होगा 5 ईयर्स तक शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है टू अदर बैकवर्ड क्लास या फिर ओबीसी के लिए। ठीक है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए ये 3 ईयर्स का है, और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर्स। ठीक है, तो इनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओके, तो ये फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो नोट 1 देखते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इधर एससी और एसटी और द ओबीसी कैटेगरी हु आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एनी अदर क्लॉज, ये सब भी आप इनको डिटेल्स में देख लीजिएगा। मेन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ठीक है, आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और आपको कोई भी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। Candidates who have appeared at a qualifying examination, the passing of which should render them educationally qualified for commission examination। ठीक है, तो ये कुछ ऑलरेडी आपको जो कि सारे पॉइंट्स पता होंगे, इनके लिए आगे बढ़ते हैं। सो in exceptional cases the commission may treat a candidate who does not have the any foregoing qualification as a candidate। तो ये कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको अलाउ कर सकते हैं, जिनका अभी शायद डिग्री अभी नहीं मिला होगा उनको, उनके लिए भी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा अपने अपने जो भी आपका सेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली, पेज नंबर 13 पे। नाउ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटैम्प्ट्स एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर कितने अटैम्प्ट प्रोवाइड किए जाएंगे? 6 अटैम्प्ट्स। ओके, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था और जिसके कारण नोटिफिकेशन डिले भी हुआ है। ओके, तो मैक्सिमम कितने आपको अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं? मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स। हाउ एवर रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स विल बी अवेलेबल टू दी SC ST OBC एंड ये सारे कैटेगरीज के जो लोग हैं इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अवेलेबल टू सच कैंडिडेट्स एज पर रिलैक्सेशन इज़ एज अंडर। ओके, तो ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको बता रखा है कि किस कैटेगरी के लिए कितना रहेगा। तो SC ST के लिए देर इज़ नो लिमिट, वो जितना चाहें अटैम्प्ट आपके दे सकते हैं। OBC के लिए 9 है और PWBD के लिए भी 9 है। ओके, देन नोट 1 द टर्म्स GL फॉर जनरल, यहाँ पर आपका जो शॉर्ट फॉर्म है GL मतलब जनरल है, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, SC फॉर शेड्यूल कास्ट, ST फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे आपको पॉइंट्स पता हैं। नाउ नोट 2 देखते हैं। एन अटेम्प्ट एट अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, मतलब आपने अगर कभी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रखा है तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा। ओके,
if a candidate actually appears in any one paper or in the preliminary examination, it will be deemed that the candidate has made an attempt at the examination. ओके, तो अगर हो सकता है कि आपने यहाँ पर पहले कभी आपने फॉर्म भरा हो और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए हो, तो उस कंडीशन पे आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. ओके, बट अगर आपने पहले का भी फॉर्म भरा है और आपने दो पेपर में से, मतलब आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस वाला या फिर सी सेट का है, उनमें से कोई सा भी अगर आपने दे रखा है, तो आपका वो अटेम्प्ट वहाँ पर काउंट होगा. तो आपको अकॉर्डिंगली अपने एप्लीकेशन में इस बात को मेंशन करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, द फैक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन विल काउंट एज एन अटेम्प्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं उसी के रिलेटेड यहाँ पर बोल रखा है. नॉट विद स्टैंडिंग एनी सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, द फैक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन विल काउंट एज एन अटेम्प्ट. सेम बात बोली गई है. देन रेस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अ कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड टू द Indian Administrative Service or IFS based on the result of an earlier examination and continues to be a member of that service will not be eligible to appear at the Civil Service Examination 2021. तो ये अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि IAS या IFS फॉरेन सर्विस को जो कि जिसको ये सर्विसेज मिल चुके हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है. In case such a candidate is appointed to the IAS or IFS after the civil services preliminary examination is over and the candidates continue to be a member of that service, the candidate shall not be eligible to appear in the civil services mains examination. मान लेते हैं कि लास्ट ईयर, मतलब अभी जो आपका 2020 का यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें किसी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर रखा है और अभी वो इंटरव्यू के प्रोसेस में अभी है और अभी उसको पता नहीं है कि उसका फाइनल सर्विस मिला है कि नहीं. तो वो क्या कर सकता है, मतलब वो फॉर्म अभी भरेगा डेफिनेटली, बट अगर हम देखें जब प्रीलिम्स हो गया है जून में और उसके बाद उसकी सर्विस अलॉट हुई है एंड अगर उसको आईएएस या फिर आईएफएस मिल गया तो फिर वो इस प्रोसेस में आगे फिर से मतलब मेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा. यही यहाँ पर बोल रखा है. ओके, इफ़ सच अ कैंडिडेट इज़ अपॉइंटेड टू द आईएएस और आईएफएस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो यही पॉइंट है. सेकंड पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड टू द आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस based on the results of an earlier examination and continues to be a member of that service shall not be eligible to opt for IEPS on the basis of result of CSE 2021. ओके, मतलब अगर आपको इस साल मतलब 2020 का रिज़ल्ट आया और आपको IPS सर्विस अलॉट हो गया है तो आप 2021 के रिज़ल्ट के बेसिस पर IPS को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप अगर नेक्स्ट ईयर आप फॉर्म मतलब 2021 का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो 2020 के रिज़ल्ट के बेसिस पर ही आप आगे, मतलब अभी तो आप सभी भर सकते हैं बट जब आप फाइनल सर्विस सिलेक्शन करेंगे ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. देन मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये आप पढ़ लीजिएगा. फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ का फ़ीस है फॉर जनरल कैटेगरीज़ और एक्सेप्शन यहाँ पर क्या क्या है, फीमेल है, SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स. ठीक है, जिसको आप BD आपने देखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी. इनके लिए ये फ़ीस कह सकते हो आप 0 रुपीज़ है. ठीक है, अदरवाइज़ फॉर जनरल ये 100 रुपीज़ है. फॉर्म अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भर सकते हो या फिर आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो जैसे कि SBI की, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. देन
एप्लीकेंट्स हु ऑप्ट फॉर पे बाय कैश मोड शुड प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड पे इन स्लिप। ठीक है, अगर आप पे कैश से कर रहे हो तो आपको पे स्लिप आपको जनरेट कर लेना है जब आप सेकंड पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो सेकंड पार्ट में आपको ये पे बाय कैश का मोड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये पे बाय आपका कैश जो मोड है ये आपका 23 मार्च को रात को, मतलब 11:59 PM इस टाइम तक ये आपका अप्लाई कर सकते हो अगर आप कैश से पे करना चाहते हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और 24 मार्च को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो टिल 24 मार्च 6 PM तक। ठीक है, फिर फॉर द एप्लीकेंट्स इन हुज केस पेमेंट डिटेल्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक दे विल बी ट्रीटेड एज फिक्टिशियस पेमेंट। ठीक है, ये अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने पेमेंट रिसीव मतलब यूपीएससी ने पेमेंट रिसीव नहीं किया है तो इसको हम फिक्टिशियस पेमेंट की तरह कंसीडर करेंगे। और ऐसे सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कमीशन की वेबसाइट पे विद इन 2 वीक्स आफ्टर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो ऐसे लोगों की ये लिस्ट आ जाएगी, और ऐसे एप्लीकेंट्स जो हैं दीज एप्लीकेंट शैल ऑल्सो बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल टू सबमिट कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ देयर पेमेंट to the commission at the address mentioned in the email. The applicant shall required to submit the proof within 10 days from the date of such communication, either by hand or by speed post to the commission. तो बेटर है आप फॉर्म भरने के बाद में इस लिस्ट को भी चेक कर लें कि क्या आपका नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में है जिनका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। बिकॉज हो सकता है कि किसी कारण से आपने यहाँ से पेमेंट कर दिया है बट यूपीएससी की लिस्ट में आपका पेमेंट नहीं गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप विद इन 10 डेज़ आपका पेमेंट प्रूफ दिखाकर आपका नाम वहाँ से हटवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपने पेमेंट नहीं किया गया है और आपकी एप्लीकेशन कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई। तो आपको upsconline.nic.in पर जाना है और वहाँ पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आपका एप्लीकेशन मल्टीपल ना हो, आप एक ही बार में सारे डिटेल्स आपके करेक्ट भरें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 रुपीज़ फ़ीस है तो आप उसको 2 या 3 बार भर रहे हैं, कि कैजुअली आप भर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये फिल करना है। ओके, तो ओनली सिंगल एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। हाउ एवर इफ़ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन इफ़ एन एप्लीकेंट सबमिट अनदर और मल्टीपल एप्लीकेशन then the applicant must ensure the application with their higher RID is complete in all respects like applicant details, examination center, photograph, signature, photo ID etc. ठीक है, तो RID का मतलब यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन ID। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ID क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेंट्स हु आर सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट only the application with higher registration ID shall be entertained by the commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID। ठीक है, तो आपको जितने ज़्यादा आपने डिटेल्स भरेंगे, अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस भरे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा आपके डिटेल्स फिल्ड हैं, ओके, तो उसमें हाईएस्ट RID रजिस्ट्रेशन ID वाले को ही कंसिडर किया जाएगा। Now, all candidates, whether already in government service or government-owned industrial undertaking or other similar organization or in private employment, should submit their application direct to commission. Okay, तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर गवर्नमेंट के किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में है या फिर किसी ऐसे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन को डायरेक्टली कमीशन को पे सबमिट करना पड़ेगा। पर्सन्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन अ परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी और एज वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ अंडर अदर दैन कैजुअल और डेली रेटेड, ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार देख लेना है। ओके,
Now, note 1. While filling his or her application form, the candidate should carefully decide about his or her choice of center for the examination. ठीक है, आपको अपना सेंटर अच्छे से देख लेना है. इफ़ एनी कैंडिडेट appears at a center other than the one indicated by the commission in his or her admission certificate, the paper of such candidate will not be evaluated. तो आपको आपने जिस सेंटर को अप्लाई करा है उसके बाद आपके जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसका सेंटर भी क्रॉस चेक कर लेना है. पता चला आपने इंदौर का फॉर्म भरा है और आप जा रहे हो, आपका फॉर्म, आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड आया है, मान लेते हैं वो दिल्ली का आपका सेंटर मिला है, तो आप जा रहे हो इंदौर में कि मैंने तो इंदौर का भरा था. तो ऐसा नहीं करना है, यही यहाँ पर बोला गया है. ओके, तो इसके बाद में ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर ठीक है, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हो गए हैं. देन आपको एग्ज़ाम में मिसबिहेव नहीं करना है, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे उनको फॉलो करना है, किसी को हैरेस नहीं करना है. ठीक है, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है. देन ओके, इसके आगे बढ़े तो ठीक है, आपका ओवरऑल कोई मिसकंडक्ट आपको नहीं करना है. ठीक है, देन लास्ट डेट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन. तो द कमीशन विल नॉट एंटर इनटू एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट्स अबाउट देयर कैंडिडेचर एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. सो द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स. ये हम देख चुके हैं कि आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा. ई कार्ड बोल रहे हैं जिसको, ये ई एडमिट कार्ड. ठीक है, 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन. आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनको आप भर सकते हो, इनको आप कॉल कर सकते हो. ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो ओके, ये इतना आप पढ़ लोगे, इनको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट्स नहीं है. दैन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कम्युनिकेशन टू दी कमीशन शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस. ठीक है, अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉल करते हो, तो आपको आपके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने रखना है. ठीक है, अगर आपका रोल नंबर आ चुका है तो वो आपके पास होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं हो कि आप उसको कमीशन को डायरेक्टली विदाउट एनी डिटेल्स आप सीधे कॉल कर रहे हो. ठीक है, ये बहुत ही बच्चों वाले पॉइंट्स हैं. देन रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसको भी आप पढ़ लेंगे. ये आपके कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड है, सब कैटेगरीज है. ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं. अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस द पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स. ठीक है, तो आपके पास में कम्युनिटी रिजर्वेशन जब ही मिलेगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा. ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम देखें तो जो भी 2021 में अप्लाई कर रहे हैं मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. ओके, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इस पीरियड में अगर आपका जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, तो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आपका 2018-19 का, या फिर 17-18 का. ओके, तो ये आपके पीरियड में होना चाहिए, मतलब 2017 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में से कोई सा भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो. देन अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ओनली इन द केस. तो अगर आप EWS का आपका EWS का बेनिफिट आप ले रहे हो, तो आपको चेक कर लेना है कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए 2019-20 का. ओके, यहाँ पर जैसे ओबीसी में हमको 17-18, 18-19
और 1920 का होना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्टली 1920 का ही होना चाहिए फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ EWS। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC/ST एक्स सर्विस मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड द इन द रूल्स नोटिस। ओके, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जो आप पॉइंट्स ढूंढ रहे थे वो बेनिफिट हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।